Welcome back to my channel, Mermaid Love Devil, episode 9 and 10। बाथरूम में शावर का पानी दीक्षित पर गिर रहा था और वो अपने ही सोच में डूबा हुआ था। अचानक वो सामने वाली दीवार पर पंच मार मारकर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ये मुझे क्या हो रहा है। जब से वो आई है तब से ही मैं अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहा हूँ। अब आगे, ये कहता हुआ वो दीवार पर पंच मार रहा था। अब तक उसके हाथों से खून आने लग गया था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आधे घंटे बाद दीक्षित बाथरूम से बाहर आता है। वो बाहर आकर अपने हाथों में इलाज कर लेता है। अब तक शाम हो गई थी। वो लड़की अभी भी कमरे में ही थी। इस तरफ दीक्षित शावर लेने के बाद से ही स्टडी रूम में था। तब से ही वो अपना काम कर रहा था। स्टडी रूम का दरवाजा कोई नॉक करता है, जिसे दीक्षित उसे अंदर आने को कहता है। वो अंदर आने के बाद वो आदमी कहता है, बॉस, उस चीजों के बारे में पता चल गया। इतना कहने के बाद वो जो फाइल लेकर आया था उसको अपने बॉस को देकर आगे कहता है, बॉस, उस लड़की ने पहनी हुई सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कीमती है। सबसे ज्यादा वो ताज जो उस लड़की ने पहना हुआ था। अब तक उसकी सही कीमत भी कोई नहीं लगा पाया है। उनके कपड़े भी बहुत ही ज्यादा अलग है, जिसके बारे में भी अभी तक नहीं पता चला, पर हाँ, उसके कपड़े वो हैं। ये सुनकर दीक्षित सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अगर वो सारी चीजें इतनी कीमती है तो फिर क्यों अब तक उस लड़की ने उन सारी चीजें के बारे में उसे अब तक नहीं पूछा। क्या उसे वो अपनी चीजें नहीं चाहिए? यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। कुछ सोचकर दीक्षित उस आदमी से कहता है, वो सारी चीजों को अब मेरे सीक्रेट रूम में रख दो। ये सुनकर आदमी अपने बॉस से कुछ ना पूछकर हाँ कहकर वहां से चला जाता है। दीक्षित के सीक्रेट रूम में जाने की परमिशन सिर्फ उस आदमी को ही थी, क्योंकि वो दीक्षित के सबसे ज्यादा भरोसेमंद इंसान में से एक था। वो उसका राइट हैंड भी था, जिसका नाम अग्नि था। वो दीक्षित के ऑर्डर पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। वो दीक्षित के लिए वफादार था। उस चीजों पर अभी भी जांच हो रही थी, फिर भी दीक्षित के एक ऑर्डर पर वो बिना कुछ कहे उसकी बात मान गया। उसने जांच रुकाकर चीजों को वापस लाकर दीक्षित के सीक्रेट रूम में रख दी। इस तरफ अग्नि के जाने के बाद दीक्षित के दिमाग में बस वो लड़की ही चल रही थी, क्योंकि समय के साथ वो उसके लिए और भी ज्यादा मिस्ट्री बनती जा रही थी। जितना वो उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो लड़की उसे उलझा रही थी, जिसे वो और भी ज्यादा उसके बारे में जानने के लिए पागल हो रहा था। धीरे धीरे वो लड़की दीक्षित के मन में बसती जा रही थी, जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं चल रहा था। वो अब उस फाइल को ओपन करके पढ़ने लग जाता है, जो अग्नि अभी देकर गया था। उसमें वही सारी चीजों के बारे में लिखा था। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, वैसे वैसे हैरान होता जा रहा था, क्योंकि जब उसने लड़की ने पहनी हुई चीजों को पहली बार देखा था, तभी वो समझ तो गया था कि ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी थी, लेकिन जितना उसने सोचा था वो चीजें उससे भी ज्यादा महंगी निकली थी। वो ताज को छोड़कर उसने कम से कम 2000 करोड़ की चीजें पहनी थी। भले ही उसके कपड़ों के बारे में सही से नहीं पता चल पा रहा था, फिर भी वो कपड़े भी बहुत ही ज्यादा महंगा थे। पता नहीं अब वो ताज कितना महंगा निकले। दीक्षित ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था। अब उसे लग रहा था कि जरूर वो लड़की किसी अमीर बाप की बेटी होगी या अमीर परिवार से बिलोंग करती होगी। ये सब सोचकर अपने मन में ही कहता है, अगर ऐसा है तो फिर वो बेहोशी की हालत में वहाँ टापू के किनारे क्या कर रही थी? कहीं वो मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा कर शादी तो नहीं करना चाहती? शायद इसलिए उसके परिवार ने मेरे पास भेजा हो,
या फिर कुछ और प्लेन लेकर मेरे पास आई हो। ये सब सोचकर वो बहुत गुस्सा हो रहा था, इसलिए वो फाइल को बंद करके टेबल पे फेंक देता है। अब उसे उस लड़की के बारे में कैसे भी करके जानना ही था, इसलिए वो गुस्से में वो फाइल लेकर उस स्टडी रूम से निकलकर उस लड़की के कमरे की तरफ चला जाता है। वो जा ही रहा था कि उसका फोन बजने लग जाता है, इसलिए वो फोन को अपने पॉकेट से निकालकर देखता है। ये कॉल उसके दादाजी का था। ये देखकर वो कुछ पल तो फोन की स्क्रीन को देखता है, फिर कॉल उठा लेता है। कॉल उठाकर वो अपनी सीरियस वॉइस में कहता है, क्या काम है आपको? इस पर सामने वाले यानी दीक्षित के दादाजी की गुस्से में आवाज आती है, एक तो आप हमसे मिलने नहीं आते, न ही हमसे बात करते हो, और अब जब बात कर रहे हो तो इस तरह से। क्या आपकी बात करने की तमीज खत्म हो गई है? इस पर दीक्षित बिना उनकी बातों पर ध्यान दिए ही कहता है, आप क्या चाहते हैं ये मुझे अच्छे से पता है, इसलिए ये बातें घुमाना बंद कीजिए। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, अगर आपको पता ही है तो फिर वो करते क्यों नहीं? दीक्षित बिना कोई भाव लाए कहता है, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और हाँ बार बार कॉल करके मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है। अभी भले ही वो अपने दादाजी से बात कर रहा था, पर उसका दिमाग में तो बस लड़की ही चल रही थी। कॉल कट करने के बाद वो तुरंत उस लड़की के कमरे में चला जाता है। कमरे में आने के बाद वो देखता है कि लड़की कमरे में नहीं है, तो वो बालकनी में देखता है। वो लड़की बालकनी में ही बैठी हुई थी और आराम से बैठकर बाहर का नजारा देख रही थी। ये देखकर वो अपने साथ लाई फाइल को बेड पे फेंककर उसके पास जाकर उसको उठाकर उसके दोनों कंधे से जोर से पकड़कर अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, क्यों आई हो मेरे पास और क्या चाहती हो? वो पहले भी ये सवाल उसे पूछना चाहता था, लेकिन पता नहीं पूछ क्यों नहीं पाया। लेकिन समय के साथ जो वो लड़की मिस्ट्री बनती जा रही थी, जिसे वो गुस्सा होता जा रहा था और उसके बारे में जानने के लिए पागल होता जा रहा था, जिसकी वजह से अब वो उसे ये सवाल पूछने से रह नहीं पाया। ये सुनकर वो लड़की पहले तो ऐसे अचानक दीक्षित का अपने आप को ऐसे कंधे से खींचने से डर जाती है, लेकिन कुछ पल बाद उसकी इतनी खतरनाक आवाज सुनकर वो हैरान हो जाती हैं। वो दीक्षित की तरफ डरकर देखकर कहती हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पहले ही तुमसे कहा ना कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो फिर तुम ये सवाल मुझसे कैसे पूछ सकते हो? इस पर दीक्षित वही खतरनाक आवाज में कहता है, एक लड़की जो कई करोड़ों के कपड़े और चीजें पहनकर मेरे आइलैंड के किनारे बेहोश पड़ी हुई मिलती है, और कमाल की बात यह है कि दूर दूर तक सिर्फ पानी था। तो क्या बता सकती हो कि वो कहाँ से आई? और होश में आने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर वो लड़की पहले तो डर जाती है, क्योंकि वो सही तो कह रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे पर जानबूझकर कंफ्यूज भाव लाकर कहती है, तुम किसकी बात कर रहे हो? इतना कहने के बाद वो कुछ सोचने का नाटक करती हुई कहती है, कहीं तुम मेरी तो बात नहीं कर रहे ना, और कौन से कपड़े और चीजों की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। इस पर दीक्षित उसे खींचते हुए कमरे में लाकर बेड पर पड़ी फाइल को लेकर उसके हाथों में रखकर कहता है, ये वही कपड़े और चीजों की फाइल है जो तुमने पहने हुए थे। ये सुनकर वो लड़की उस फाइल को ओपन करके देखने लग जाती हैं। वो जैसे ही पढ़ रही थी, वैसी वो अपने मन में ही कहती है, मुझे ये तो पता था कि जो चीजें मैंने पहनी है वो सारी बहुत महंगी है, लेकिन इतनी महंगी वो तो मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे ताज के बारे में जानकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये तो मुझे अच्छे से पता था कि उसकी कीमत लगाना इतना भी आसान नहीं है। ये सोचकर वो फाइल पूरी देखने के बाद हैरान होती हुई कहती है, तुमने कहा कि ये सारी चीजें मैंने पहनी हुई थी, तो ये सारी चीजें मेरी हुई।
सही कहा ना। ये कहकर वो खुश होती हुई आगे कहती है, मतलब कि मैं अगर इन चीजों को बेच दूं तो मेरे पास बहुत ही पैसे आ जाएंगे। लेकिन अचानक कुछ सोचने का नाटक करती हुई कहती है, एक मिनट, तुमने कहा कि मैं तुम्हें बेहोश हालत में आइलैंड पर मिली। इसका मतलब कि तुम मुझे नहीं जानते। सही कहा ना। दीक्षित शुरू से अब तक उस लड़की के सारे भाव देख रहा था। उसकी सारी बात सुनने के बाद वो उसे के करीब जाकर उसकी चीन पकड़कर अपनी वही खतरनाक आवाज में उसे कहता है, एक बात याद रखना, भले ही मेरी दुनिया में तुम्हारी अपनी या किसी और की मर्जी से इसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम जाओगी सिर्फ मेरी मर्जी से। जब तक मैं तुम्हें जाने नहीं देता तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। ये कहने के बाद वो उसकी चीन छोड़कर कमरे से बाहर चला जाता है। दीक्षित की ये सारी बात सुनने के बाद तो लड़की की हालत खराब हो जाती है। वो दीक्षित के जाने के कुछ देर बाद भी वही दिशा की तरफ देख रही थी जहां से दीक्षित गया था। कुछ देर बाद वो खुद को नॉर्मल करके अपने मन में ही कहती है, मुझे जल्द से जल्द इस डेविल से दूर जाना होगा। भले ही मुझे नहीं पता कि अभी उस डेविल के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मैं ये तो अच्छे से जानती हूँ कि ये कितना बड़ा राक्षस है, और कहीं ये जो मैंने उसकी आंखों में देखा कहीं वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। हाँ नहीं सोचना चाहिए। इस कहानी को आगे जानने के लिए मेरे साथ बने रहे, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।